हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसके पार्ट 1 में हमने चैप्टर किया था, अब पार्ट 2 में हम आगे चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और ह्यूमंस की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, जिसके कारण जो लोग हैं उन्हें अंधाधुंध यूज़ करते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पहली प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। यानी कि जब कुछ लालची लोग, कुछ इंडिविजुअल्स रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध यूज़ करते हैं तो उससे जो है रिसोर्सेज कम होने लग जाती है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and haves nots और rich and poor। जो resources है उसका जो यूज़ है, जब रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है और उसे एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं और कुछ के पास रिसोर्सेज रहती ही नहीं, तो उसके कारण सोसाइटी दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक होती है हैव्स यानी जिनके पास रिसोर्सेज हैं, और दूसरी होती है हैव्स नॉट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर रिच और पुअर। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। और ये जो अंधाधुंध यूज़ है रिसोर्सेज का, इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे हमारे जो है पूरी अर्थ को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, सॉरी कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, हाँ ये रहा। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। अगर हमें ग्लोबल पीस चाहिए, यानी कि पूरी संसार में शांति चाहिए और अच्छी सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर आपको बताएंगे। पूरा सस्टेन का मतलब ऐसे यूज़ करना किसी चीज़ को, ऐसे सस्टेन करना कि अभी भी यूज़ हो और आगे फ्यूचर में भी उस चीज़ की कमी ना पड़े। तो एक सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें अगर जीनी है और पूरे संसार में शांति चाहिए, तो जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। अब जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करने का कुछ इंडिविजुअल द्वारा या कुछ कंट्रीज़ द्वारा, अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो फ्यूचर में हमारा जो प्लानट है वो डेंजर में चला जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। जितनी भी तरह की जो है जीव जंतु इस दुनिया में रह रहे हैं, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, उन सब की सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी हम ऊपर पढ़ेंगे, ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इसी का एक पार्ट है। किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब यहाँ पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सस्टेन हो, मतलब इन्वायरमेंट में भी किसी को जो है नुकसान ना पहुँचे, और जो फ़िलहाल जो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन भी को भी नुकसान ना पहुँचे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे यूज़ करना चीज़ों को कि फ़िलहाल भी यूज़ हो जाए और फ्यूचर के लिए भी वो सस्टेन रहे। अब यहाँ पर ये बॉक्स है एक, जो मतलब अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी था तो मैंने बॉक्स भी पढ़ा दिया, बट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। रियो डे जेनेरियो और समिट 1992 एजेंडा 21, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट एक बार मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील। 1992 में 100 से भी ज़्यादा हेड्स मिले, काफ़ी सारे स्टेट्स के 100 से भी ज़्यादा हेड्स आए थे 1992 में। कहाँ आए थे? ब्राज़ील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो, वहाँ वो मिले थे। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। ये जो है इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो है इन्होंने बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करना है इन्हें ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में सारों के बारे में डिस्कशन करने के लिए इन्होंने की थी मीटिंग। और जो इसमें जितने भी लीडर्स आए थे उन्होंने जो है
डिक्लेरेशन साइन की थी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, और इन्होंने एक जो एक एजेंडा 21 भी जो है अचीव किया था, मतलब एक अडोप्ट किया था एजेंडा 21, ताकि जो है 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए। अब एजेंडा 21 आप देख सकते हो क्या है, आप पढ़ लेना इसको। रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। अगर हमें किसी भी रिसोर्स का इक्वल जो है यूज़ करना है तो प्लानिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इट इज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और इसकी इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, विच इज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी तरह के रिसोर्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, ठीक है। यहाँ जितनी भी रिसोर्स अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी उन रिसोर्स की, जिस कारण इंडिया में जो है प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जिसमें एक पर्टिकुलर रिसोर्स तो बहुत सारा भरा पड़ा है लेकिन कुछ रिसोर्स है नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक जगह है और ये एक दूसरी जगह है, या फिर दूसरी जगह को बारे में जान दो, पहली जगह को ले लो। एक जगह है, इसके अंदर काफ़ी सारा जो है मान लेते हैं गोल्ड है, काफ़ी सारा गोल्ड है, लेकिन यहाँ पर सोना है ही नहीं, मतलब सॉरी सोना तो है, सिल्वर नहीं है। मान लो गोल्ड है काफ़ी सारा बट सिल्वर नहीं है। तो ऐसी जगह इंडिया में है जहाँ पे एक चीज़ तो भर भर के है लेकिन दूसरी चीज़ बिल्कुल है ही नहीं, ऐसी जगह भी हैं इंडिया में। देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड देर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्स। इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, काफ़ी एकदम फुल है रिसोर्स के, और कुछ ऐसे भी है जहाँ रिसोर्स बिल्कुल है ही नहीं। इंपॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट मेन रिसोर्सेज है वो भी नहीं है, कई जगहों पर ऐसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर सोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इनमें काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं, और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर सोर्सेज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, डेवलपमेंट है, बिल्डिंग्स खुली हुई हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया रोड बने हुए हैं, सारी बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं इनमें, लेकिन मिनरल्स भरे हुए हैं। और कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा लेकिन रिसोर्स नहीं होंगी, ठीक है। अब द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर सोर्स। अब जैसे राजस्थान है, वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत है लेकिन वाटर सोर्स नहीं है। और कोल्ड डेजर्ट है जो लद्दाख के, ठीक है, जो एकदम आइसोलेटेड से हैं पूरी कंट्री से, है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी कल्चरल हेरिटेज हैं लेकिन इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, लेकिन पानी की डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेफिशिएंसी है, नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी हुई वहाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की भी वहाँ कमी है। तो यही है मतलब, ठीक है, कि जो लद्दाख है उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी कल्चरल हेरिटेज है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ कल्चर की इनहेरिटेड चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ चीज़ें जैसे बोलते हैं विरासत में होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ, लेकिन पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की कमी है। तो यही सब था जिसके कारण दिस कॉल्स फॉर अ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। और इसी चीज़ों के कारण कि कहीं पे किसी चीज़ की कमी है, कहीं पे किसी चीज़ की कमी है, इसी के कारण जो है एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, ठीक है। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कैसे होती है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which involves identification and inventory of resource across the region of the country. This involves surveying, mapping and quantitative estimation and measurement of resources. मतलब जो रिसोर्स प्लानिंग होती है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उलझी हुई सी प्रोसेस है, ठीक है। पहला स्टेप इसमें है कि पहले आइडेंटिफाई करो रिसोर्सेज को, फिर उसकी लिस्ट बनाओ, फिर उसको सर्वे करो अच्छे से, मैप वगैरह बनाओ कहाँ कहाँ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, क्या है, सारा मेजर करो, पहले स्टेप में ही आता है। दूसरे में इवॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ पूरा कि प्रॉपर हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं है तो कितनी क्या है कहाँ, ठीक है, पूरी जितनी भी स्किल्स चाहिए उसके लिए, जितने भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, ये जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है इसको सेटअप करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, संस्थान वगैरह खड़े करना है, टेक्नोलॉजी, ये सब देखा जाता है। उसके बाद तीसरा होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर तीसरा होता है जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच किया जाता है। India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning all right from the
फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद पहला 5 साल का जो प्लान एक लॉन्च किया गया था, तब से जो इंडिया है काफ़ी सारे उसने एफर्ट्स बनाए हैं ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अगर कहीं भी किसी भी रीजन का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो जहाँ उसकी जो उस रीजन की जो रिसोर्स है उसमें वो जो है अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है, अगर हमें उसे डेवलप करना है तो वहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नेसेसरी है। बट mere availability of resource in the absence of corresponding changes in in technology and institution में hinder development। मतलब लेकिन अब जैसे मैंने अभी कहा था कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर रिसोर्स अच्छी मात्रा में हो, अच्छे रिसोर्स हों, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन अगर रिसोर्स भर के हैं एक जगह पर लेकिन बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, संस्था वगैरह कुछ नहीं है, तो भी डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी, बाधा आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में रिसोर्स हैं बट और कुछ चीज़ें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है वगैरह नहीं है तो डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं। इम्पॉर्टेंट है रिसोर्सेज भी और अदर गोल्स, कुछ अदर बोल सकते हैं हम एट्रीब्यूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अदर, ठीक है। तो यही बोला है, देयर आर मैनी रीजन्स इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन उनको बैकवर्ड माना जाता है क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन वगैरह। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। और कुछ ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड है, पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी अच्छी टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन है, लेकिन रिसोर्स ही नहीं है। The history of colonization revealed that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invader। अब जो हमारे जो पहले जैसे हमें ब्रिटिशर्स ने कैद करा था, मतलब हमें कॉलोनाइज़ किया था, तो उनका मेन रीज़न क्या था हमें कॉलोनाइज़ करने का? हमारे रिच रिसोर्स, वही जो है उनको अट्रैक्ट करते थे कि इस कंट्री में तो बहुत सारे अच्छे रिसोर्स है, इसको हम अपना बंदी बनाएंगे। It was primarily the higher level of technological development and of the colonization country that helped them to explore resources of other region and establish their supremacy over the colonies। और it was primarily the higher level of technological development of colonizing country that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। मतलब एक तो जो है हमारे कंट्री में उन्हें बहुत सारे रिसोर्स दिखे, उन्होंने बंदे बना लिए, ऊपर से उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड थे, ठीक है। जो कंट्री हमें बंदी बनाई थी, यानी ब्रिटिशर से एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, तो उनके पास मान लो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास काफ़ी अच्छे रिसोर्स थे, जिसके कारण जो है वो हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते, यूज़ करते और इसी कारण इसी चीज़ों से जो है वो हमारे ऊपर अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर पाए। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो resources, इसीलिए resources जो हैं डेवलपमेंट में contribute तभी करेंगे, resources से डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हो और इंस्टीट्यूशन यानी संस्था वगैरह भी हो। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। और इंडिया ने सारा जो है एक्सपीरियंस किया है अलग अलग फेसेस में कॉलोनाइजेशन के, इसलिए in India, development in general and resource development in particular does not involve the availability of resource but also technology, quality of human resource and the historical experiences of people। इसीलिए इंडिया ने ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की है कॉलोनाइजेशन में, तो इंडिया को पता है कि जो है इंडिया में जो डेवलपमेंट है और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसमें खाली जो है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ही ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन क्वालिटी है लाइफ की, जो रिसोर्स की क्वालिटी है ह्यूमन रिसोर्स की, उन सब की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ये सब और जो कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उनके द्वारा जो है डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जैसे कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि हमें पता चला हमें कि जो है ऐसे अच्छा उन्होंने ऐसे हमारे ऊपर सुपरमेसी इस्टेब्लिश की क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास रिसोर्स, तो इसी से हमें पता चला कि अच्छा ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से जो है फिर डेवलपमेंट होता है। तो इन शॉर्ट इसमें ये बोला गया है हमें कि एक पर्टिकुलर रीजन में रिसोर्स हैं बट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर प्लेस में रिसोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन है तो भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ये सभी चीज़ें
इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ये बोलना चाहते थे। अब लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, उसके बाद जो है हम अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स यानी रिसोर्स को कैसे बचाएं, कैसे कंजर्व करें। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, जैसा कि हम इतनी देर से बोले ही जा रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स में लीड टू सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम उनको अंधाधुंध बिना एकदम लिमिट के ऐसे मतलब ओवर यूज़ करेंगे, उनको ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो उसके कारण सोशो इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम्स आएंगे और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। और इन्हीं सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन की जो रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है अलग अलग लेवल्स पर। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर्स इन पास्ट। और पास्ट में जो लीडर्स थे लाइक गांधी एंड ऑल और जो थिंकर्स थे, इन सब का मेन कंसर्न भी यही था कि कैसे जो है कंजर्वेशन की जाए रिसोर्स की। For example, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation with these words. अब गांधी जी ने आगे एक लाइन बोले जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, मतलब उनके लिए कंसर्न था रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। मतलब हर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए इतना तो हमारे देश में भरपूर है, लेकिन किसी एक की लालच पूरी हो जाए उतना हमारे देश में नहीं है। यानी कि लालच तो भाई कितना ही ले लो पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर ज़रूरत पूरी करनी है तो हमारे देश में काफ़ी है, ये बोला गया है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। उन्होंने जो ग्रीडी और सेल्फिश जो सेल्फिश लोग हैं उन्हीं को जो है वो रिसोर्स का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो एकदम जो है ऐसे अंधाधुंध यूज़ हैं जो रिसोर्सेज का कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, ग्रीडी और सेल्फिश लोग। यही जो है वो जड़ हैं रिसोर्स डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल पे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। मतलब गांधी जी जो है वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट, यानी वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि मशीनें जो है वो प्रोडक्शन करें। वो चाहते थे कि जो है लोग प्रोडक्शन करें ताकि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो यही था। अब पार्ट 3 में जो है हम जो है लैंड रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे और आई थिंक 4 पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 पार्ट हो रहेंगे इस चैप्टर के एंड देन ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।